दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। अभी मैंने भाई साहब से जानकारी करी कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कैसे इसका इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होता है, कंपनी सेक्रेटरी का पद कैसे सृजित हुआ और इसके क्या काम होते हैं। तो आइए आपकी एक छोटी सी मुलाकात करवाते हैं प्रशांत जी से। तो प्रशांत जी का आपका मेरे शो में स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? तो हम बिल्कुल देखने से लग रहा होगा है ना। तो प्रशांत जी आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ कौन सर? मैंने सुना है कि बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा पिछड़ा जिला है, ऐसा है क्या? पिछड़ा जिला थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट अभी तो काफी डेवलपमेंट है। अब नहीं बोल सकते कि अच्छा। पिछड़ा जिला है। मतलब अभी उनके कंस्ट्रक्शन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हो गया है। चलिए अच्छी बात है। सब हमेशा थोड़े पिछड़े रहेंगे जी। भाई आजादी के इतने साल अभी गंगा एक्सप्रेस वे भी उधर से पास हुआ है। अच्छा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर हो गया सर। आज से 4-5 साल पहले था अंडर डेवलप। अच्छा 4-5 साल पहले था, अभी सर जो है अभी काफी इम्प्रूव किया है। चलिए धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी हम कुछ दिन पहले आए थे एक लोग पॉडकास्ट करने के लिए, उन्होंने बताया कि जो है हम पंचायत समागम कराते हैं, है ना, सरपंच समागम, सरपंच की बात चली। हमने कहा सरपंच लोग तो बढ़िया कमाते हैं, मतलब कोई भी सरपंच हो आजकल के दौर में हमको लग रहा है स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं सब, क्या भैया? तो ऑब्वियसली वहां पर कोई खान थोड़ी ना है, सरपंच बने हो आप, कमाए हो ना, तभी तो आगे बढ़ रहे हो, क्या बात सही है सर। तो चलिए प्रशांत जी आपसे अब बात करते हैं सीएस की। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है, आपको ये कंपनी सेक्रेटरी का पद कैसे सृजित हुआ, कैसे इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में आप पहले बताइए। सर हुआ क्या कि सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जी ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई जी कि सपोज हमने कंपनी बना दी, इस कंपनीज को इस तरीके से चलना है जी, लेकिन एक व्यापारी को तो पता नहीं है सर कि उसमें क्या एक्ट है, क्या प्रोविजन है, कैसे चलना है, बिल्कुल ना। तो गवर्नमेंट और व्यापारी के बीच में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर दिया, व्यापारी और गवर्नमेंट के बीच में, कि हम एक इंस्टीट्यूट बना देते हैं, ठीक है। हमारी जो चीजें हैं, पॉलिसीज है, हम इस इंस्टीट्यूट को बता दिया करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अपने यहाँ उन बच्चों को ट्रेंड करेगा, एग्जाम देगा, सर्टिफिकेट देगा, और जो इस इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलेंगे वही हमारे पॉलिसीज को जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम एक तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, सीएस इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, वहाँ चीजों को सीखते हैं। एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, एक एग्जाम का प्रोसेस है, कोर्स करने का तरीका है, उनका अपना सिलेबस है। वो करके जब हम निकलते हैं, तो सपोज अगर आप कोई कल को आप स्कूल चला रहे हैं, अगर ये ट्रस्ट होगा, सोसाइटी होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन लिया होगा, बट सर आपको तो नहीं पता नहीं ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता कैसे, इसके आईटीआर जाते होंगे, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसके लिए फिर आप सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए के पास आएंगे, बिल्कुल ना। तो ये प्रोसेस होता है सर। तो जब मतलब पार्लियामेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए उसमें सीए को अलग कर दिया, सीएस अलग कर दिया, आईसीडब्ल्यूए अलग कर दिया जी। इनको इनके थोड़े थोड़े कार्य बताएं जरा सर। जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम मतलब इसमें डिफरेंशिएट हम कैसे करें? देखिए, सीए को जो मेन काम दिया, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम दिया। सिर्फ बुक्स अकाउंट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक जो सीए होता है, सीएस का भी काम कर सकता है। एक सीए जो है आईसीडब्ल्यूए का भी काम कर सकता है, ठीक है। बट मोरलेस देखा जाए तो एक जो सीए का वर्क दिया गया, उनको दिया कि आप ऑडिटिंग का काम कीजिए, आप इनकम टैक्स का काम कीजिए, इनकम टैक्स में अपील का काम कीजिए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पार्ट उनको सीए को दे दिया। कंपनी सेक्रेटरी के हिस्से में आया कि आप कंपनी में जो इंटरनल पॉलिसीज है, लाइक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट्स हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग कैसे होना है, ड्राफ्टिंग कैसे होनी है, कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कैसे करेगी, ये सारा काम उन्होंने सीएस को दे दिया। और आईसीडब्ल्यू के हिस्से में कॉस्टिंग का हिस्सा आया जी। तो अच्छा, ये वही बात हो गई कि ओवरऑल मतलब सब एक दूसरे के काम देख सकते हैं, मगर फिर भी उसको स्पेशलिस्ट बना दिया जी कि जी। एक सर्जन है तो सर्जरी तो किसी भी पार्ट की कर सकता है, लेकिन अगर उसी से कहा जाए कि आपको गैस्ट्रो सर्जन बना दिया गया, थोड़ी देर के लिए आपको ये भी सर्जरी करनी है, तो कर वो भी लेगा, है ना। लेकिन बस वो उनको स्पेशलाइजेशन हासिल होता है जी। अब ये कंपनी सेक्रेटरी के जो कार्य होते हैं
उनमें कौन कौन से कार्य आते हैं बड़े स्तर पे जो आप देश लेवल पे काम कर सकते हैं? सर एक देखिए कंपनियां भी बहुत टाइप की होती हैं, कंपनियां भी कई तरीके की होती हैं, प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे जी। तो इसको बड़े स्तर पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? बड़े स्तर से मतलब सर जैसे कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन काम होता है ना, जो वो ये देखना है कि जो कंपनी की पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट की हैं, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, कंपनी की पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट, कंपनीज एक्ट कहता है, जो कंपनीज एक्ट है और जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है, वो उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाना। जी ठीक है सर। वो जो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज हैं, इनमें वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, एज अ वॉच डॉग का काम करना होता है। तो ये मेन काम होता है देखना बेसिकली। जी। तो अगर आप मतलब ये पूरा सर्वे करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसके बाद ये आप किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं सर? हाँ, बेसिकली होता क्या है सर कि टाइम टू टाइम हम इसको गवर्नमेंट को एक जैसे होता है कि एनुअल फाइलिंग होती है कंपनीज की, एनुअल फाइलिंग होती है, ठीक है। एनुअल फाइलिंग के थ्रू एक फॉर्म आते हैं, उसमें अगर हमारे पास कोई कंपनी है तो उसमें प्रॉपरली हमको मेंशन करना पड़ता है कि एजीएम कब हुआ, एजीएम में क्या क्या डिस्कशन हुआ, हमें कंपनीज के मिनट्स बनाने पड़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ मीटिंग था। तो ये सब हम लोग बना के सर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई कंपनी में मिस कंप्लायंसेस है, मिस मैनेजमेंट्स है, कोई किसी का शेयर वगैरह ले रहा है, हड़प रहा है या जो भी कर रहा है XYZ, तो वो सब हम गवर्नमेंट को पोर्टल के थ्रू अपडेट करते हैं। अच्छा। फिर गवर्नमेंट उन मैटर्स को लुक आफ्टर करती है, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती होगी। हाँ। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि देखिए वो आप हल्के फुल्के तो बता सकते हैं, लेकिन वैसे अगर बताया जाए कि हम कंपनी सेक्रेटरी के इतने सारे एक्ट हैं, है ना भाई? जैसे आपने भी एग्जाम दिया होगा, और अगर मैं भी अगर वो एग्जाम दूं तो मुझे लिखना पड़ता पॉइंट 1 ये वर्क, पॉइंट 2 ये वर्क, पॉइंट 3 ये वर्क, है ना? तब आपको याद होगा बहुत सारे इसमें डीपली वर्क होते हैं, जैसे कंपनी का दो कंपनियों के बीच का कोलैबोरेशन, मर्जर होना, है ना? अलग होती है कंपनियां। हाँ, कंपनी अपने शेयर बेचती हैं, उस पर भी आप नजर रखना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, न्यूज में आया था कि मैंने देखा अडानी ने अपने शेयर की हाई वैल्यू करा के वहां पर अमेरिका में लिस्ट करा, तो उन पर कुछ मतलब फ्रॉड और आर्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसा क्या मैटर होता है इसमें, कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं? देखिए वो तो शेयर वैल्यूएशन का पार्ट है, वो आपके हिस्से का काम नहीं है। नहीं, शेयर वैल्यूएशन बेसिकली सीए वगैरह अपना देखते करते हैं। अच्छा। मतलब जो लिस्टिंग और शेयर वैल्यूएशन का काम है वो सीए करता है, ठीक है सर। बट जनरली कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए अपने शेयर्स को बढ़ा चढ़ा के उसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराते हैं। ये बढ़ाने से, उनके बढ़ाने से क्या शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है? ऐसा होता है क्या? देखिए सर, अगर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम पढ़ते हैं बुक्स में, जी, ठीक है, लेकिन उसका जब प्रैक्टिकल अप्रोच हम मार्केट में आते हैं तो इंटायरली डिफरेंट होता है। डिफरेंट तो होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत हमने भी 6, 7, 8, 9, 10 में काफी चीजें पढ़ी हैं, बट अभी आइए देखिए तो उनका कोई बहुत चीजों का यूज नहीं होता है, या बहुत चीजों का यूज होता है तो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में यूज होता है। तो वही बात है सर कि क्या शेयर की वैल्यूएशन बढ़ाने से बढ़ जाती है? अगर प्रैक्टिकली बोले तो नहीं हो, मतलब अगर वैसे बोले बुक के लैंग्वेज में तो नहीं होनी चाहिए, या नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बोले तो हो जाती है। हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं। अब लेमैन लैंग्वेज में देखिए, हमने बता दिया सर कि सपोज ये जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, इसकी कीमत 100 रुपए है। जी। अब आपको तो नहीं पता ना सर इसकी कीमत एक्चुअल क्या है, बिल्कुल नहीं पता। मैं खरीद के लाया हूँ, तो आप तो उसी पे बिलीव करोगे ना। बिल्कुल। इंडियन शेयर होल्डर्स जो हैं उनको क्या पता सर अब शेयर वैल्यूएशन में हजारों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हजारों तरह के फाइनेंशियल, कितने लोग पढ़ते हैं शेयर खरीदते समय? कोई नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता। गवर्नमेंट तो बोलती है कि पढ़ना चाहिए। अब तो कंपलसरी डिस्क्लेमर्स आ गए हैं कि ये जोखिम, मार्केट में निवेश करना एक जोखिम का काम है। क्यों आता है? वो बोलता भी है। हाँ, बोलता भी है कि आप, लेकिन कौन उन पे बॉदर करता है? वो इतनी तेज पढ़ के जाता है मार्केट रिस्क, इतनी जल्दी पढ़ जाता है। हमने कहा अरे यार इतनी जल्दी पढ़ जाता है। और भाई वो आपने देखा होगा उसमें, जैसे चाहे इंश्योरेंस का जाओ, कोई भी जाओ, इतने रूल्स छोटे आप लेंस लगा के देखेंगे तब वो बड़ा हो गया। इतने रूल्स सैकड़ों।
तो कौन पढ़ता है? फाइनेंशियल्स तक कोई नहीं अच्छा देखना आता भी नहीं, क्योंकि नहीं बहुत आता, कॉम्प्लेक्स मैटर है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कहाँ, मेरे को लगता है मुश्किल से 4 to 5% लोग होंगे जिनको नॉलेज होगा, और नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत कम लोग ही जाके पढ़ के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है शायद 99 पॉइंट इसके बाद भी जो है ये लोग नहीं पढ़ते। सर हम लोग खुद ही बहुत बार मतलब मेरे को तो काफी, अब मैं देख भी लेता हूँ कि क्या स्टॉक चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ब्लाइंडली बहुत बार कंपनी का नाम देख के, वेल्थ देख के इन्वेस्ट कर देता हूँ, और वो मेरे को नुकसान हो जाता है। मतलब अच्छा, होने के बावजूद भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि बट ठीक है, ऐसी चलता है, ऐसी होता ही है। सही कह रहे हैं। आपका कितने साल का अनुभव हुआ लगभग इस फील्ड में वर्क करते हुए? सर मैंने ना, आप मान के चले कि 9 इयर्स। 9 इयर्स का अनुभव होने के बाद भी आपको झटका लग चुका है? झटका लगता है सर, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल नेचर का होता है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इसके लिए हमसे पैसे चार्ज करते हैं कि आप हमें महीने का 10,000 दीजिए, हम आपको वो शेयर्स बताएंगे जो कभी डूबेंगे नहीं, उनके शेयर्स तक डाउन चले जाते हैं। तो इट्स मार्केट, इसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बैठे होते हैं, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बैठे सर कितना भी एक्सपर्ट बैठा रहे, लेकिन वो सिर्फ आप क्या बोलते हैं उसको, आप सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जी 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 जी। मतलब आकलन सही भी हो सकता है सर, कोई चीज का गलत भी हो सकता है। बिल्कुल 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 ना, मार्केट कई चीजों पे डिपेंड करता है सर। जी जी जी। तो आपने बताया कि हमारे यहाँ की मार्केट बड़ी वोलेटाइल नेचर की है। हर जगह की मार्केट सर, हर जगह की। जी। नहीं, अभी आपने खाली कही हमारे यहाँ का, हमने सोचा हमारे यहाँ कही खाली आप मतलब बहुत सारे अभी अमेरिकी राष्ट्रपति क्या नाम है, ट्रम्प जी आए थे, या अभी रूसी राष्ट्रपति आए थे। मतलब सारी दुनिया के जितने विदेश राजनेता हैं वो हिंदुस्तान को विजिट करते हैं, हिंदुस्तान को ज्यादा ताक में रखते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है। ऐसा क्यों कहते हैं तब? सर क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर बहुत है। हाँ, हमारी जनसंख्या सर, जो हमारा जो पॉपुलेशन है, बहुत कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उसका कंज्यूमर्स मतलब आप देखिए कितनी बाहर की कंपनी हमारे यहाँ साबुन, तेल, कंघी, बहुत सी चीजें बेच रही हैं। हम बहुत बड़ा और सबको ही कंज्यूमर चाहिए, सबको ही अब आपका स्कूल है सर, आप भी चाहते कि मैक्सिमम लोग यहाँ आके एडमिशन करें, आपको भी कंज्यूमर चाहिए। मैं बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का बिजनेस मेरे पास आ जाए। तो इतना बड़ा मार्केट है भारत, और दूसरी बात है कि भारत के लोगों की आय भी बढ़ रही है। आय बढ़ने का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा आएगा तो ही आप खर्च करोगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो मतलब हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, अब उस स्थिति में आ चुके हैं। तो इसको सभी कैप्चर करना चाह रहा है, इसीलिए अमेरिका भी हम पे दबाव डाल रहा है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है खोलें उनके लिए ना। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर देते हैं तो उनको क्या फायदा होगा? मतलब इसमें कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे? हमारे किसानों को नुकसान होगा ना। हमको जो हमारे यहाँ के किसान हैं, जो बीज बना रहे हैं, जो रसायन बना रहे हैं, जो कीटनाशक बना रहे हैं, वो उसकी कॉस्टिंग अभी ज्यादा है, वो बहुत सस्ते में बना रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज वो यहाँ आके बेचेंगी, तो हमारे जो लोकल मार्केट है उनको नुकसान पहुंचेगा, उनको बहुत नुकसान। इसीलिए गवर्नमेंट इस चीज को किसी फॉरेन के लिए नहीं खोलना चाहती, वो चाहती है कि एटलीस्ट, वैसे भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल है सर, 3,000 2,000 कुंटल धान। लेकिन सरकार तो कहती है तो किसान तो बहुत खुश है, उनकी आमदनी 4 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ गई। मैं तो गांव से जुड़ा हूँ। अच्छा। मेरा तो गांव है, जमीन है, मेरे फादर भी खेती करते हैं, मैं भी खेती करता हूँ। हाँ, आप जाके देखिए सर, 200-200 रुपए में लोग पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तब जाकर के उनकी जो है 200 रात में की रोटी मिलती है। हमारे यहाँ तो आज भी ऐसे होता है कि आप लोग धान काटते हैं, फिर एक हिस्सा आप ले लेते हैं, बाकी हिस्सा वो लोग, मतलब इस तरीके से भी लोग काम कर रहे हैं। मेहनत पे, हाँ सही, धान लगवाने के लिए भी ऐसे ही जाते हैं। हाँ, तो कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ सर? नहीं हुआ। मतलब कहाँ, किसान तो वही का वही है ना सर, वही का वही है। ना अच्छी रोटी, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा घर, ना अच्छा मकान, ना अच्छी शिक्षा। अभी सर मटर कितने रुपए किलो है? ये हरी वाली? हाँ, मैंने खरीदी नहीं। 70-80 रुपए कीजे मिल रहा है, लेकिन यही जब किसानों के यहाँ हो जाएगा सर, ये 10 रुपए 20 रुपए का हो जाएगा। आलू हमारे यहाँ कई क्विंटल्स होते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ हो जाएंगे तो ये 2 रुपए 3 रुपए किलो, फिर वैसे ये महंगे बिकेंगे। तो चूंकि देखिए, आप कंपनी और सरकार के बीच की कड़ी है,
तो मुझे लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि कौन से कदम उठाने चाहिए कि हम लोग किसानों को बढ़िया संरक्षण दें, उनकी आमदनी बढ़े, वो भी करोड़पति बने, किसान भी। अभी एक बाराबंकी के एक कृषक हैं जिनका नाम शायद रामचंद्र वर्मा जी है। अभी 4 दिन पहले योगी जी उनके गांव गए थे दौलतपुर, तो उन्होंने कहा कि मैं योगी जी की बदौलत जो है मैं 1.25 लाख का या जो भी इतना चश्मा मैंने पहन रखा है, तो उनकी आमदनी बढ़ी, लेकिन बाकी प्रदेश के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। बाकी प्रदेश के किसान वैसे खेती क्यों नहीं कर पा रहे? चश्मा देने से तो क्या ही किसी की आमदनी बढ़ेगी। चश्मा क्या है सर? देखने का नजरिया भी है। चश्मा तो एक मेटेलिस्टिक थिंग हो गई, राइट? मतलब आमदनी बढ़ी तो उन्होंने इतने महंगा चश्मा लगा लिया है ना? नहीं, आमदनी बढ़ाने के लिए सर, अभी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। जैसे कि एक तो मुझे लगता है कि पानी फ्री कर देना चाहिए। फ्री तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हमारे यहाँ जो नहरें हैं सर, उसमें जो पानी है उसका फ्लो जब किसानों को जरूरत तब नहीं होता है ना, पहला चीज। दूसरा चीज, उनके अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तीसरी बात है, हम सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, सेम पैटर्न लाइक हमने बरसात में धान उगाया, ठंडियों में गेहूं उगाया, सरसों उगाया, मटर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से क्रॉप्स हैं जो हम उगा सकते हैं। जैसे आप एवोकाडो देखिए, उसका प्लांटेशन कर सकते हैं आप, राइट? ड्रैगन फ्रूट्स है, वो आप खेती कर सकते हैं उसकी। आप फ्लावर की खेती कर सकते हैं सर। करेक्ट। फ्लावर कितने महंगे जाते हैं। फ्लावर अगर आप शादियों में, मेरे को एक फंक्शन में लेना था, कम से कम मेरे को आप मान के 3 से 4 लाख रुपए फ्लावर के डेकोरेशन का देना होते हैं। हाँ, तो हमको इस तरह की खेती को अगर हम प्रमोट करें ना, तो शायद हम मतलब तो ही एक बेटर। प्रमोट भी नहीं करना सर, प्रमोट के बाद हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनको प्रिजर्व करने की। बात बिल्कुल सही पहुंचे हैं, अब आपसे बिल्कुल सही पहुंचे हैं। अब फ्लावर हो गया, फ्लावर आज नहीं बिका, हम कहाँ उनको प्रिजर्व करके रखेंगे? बिल्कुल। और वो डाउन नहीं है सर, वो डाउन नहीं जी। और किसानों के पास जब अपना घर नहीं बना सकते हैं तो गोडाउन कहाँ से बनाएंगे? अब ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, सपोज आम ही हो गया, हमारे यहाँ तो बहुत आम अमरूद होते हैं सर। अच्छा। बहुत आंवला भी आपके यहाँ बहुत आंवला आम अमरूद है ना। अब आंवले के इतने प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन वही है ना, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उसको कहाँ बेचे, कहाँ मार्केट है, उसको कैसे, जबकि बाहर आंवले की इतनी ह्यूज डिमांड है सर, आउट ऑफ इंडिया, इवन विद इन इंडिया ऑल्सो। आजकल लोग आंवले की कैंडी खा रहे हैं, आंवले का देखिए इतना एडवर्टीजमेंट है, बालों में तेल, आंवला शैम्पू, हर चीज में लोग आंवला। बिल्कुल ना, बट उसके लिए कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, चैनल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, तो इट्स अ इशू। सही कहा आपने। तो अगर आपको वो, चूंकि आप जो है सरकार और कंपनी के बीच की एक कड़ी है, तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और चूंकि देखिए ये सब कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं, जैसे अब हम लोग, आप हैं कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग वहां से चले और पहुंच गए किसान पे, है ना? तो मुझे लग रहा है हम लोग लीग से हट जाते हैं। तो ये बताइए, जैसे बहुत सारी चीज ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कभी कभी आपको बीच में पता लगता है यार इस कंपनी में काम अच्छा चल रहा है या यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है ना? तो इसका भी मैनेजमेंट होता है क्या उसमें? कि मतलब देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान में देखा कि कोई ऐसा काम नहीं जहां पे उसका मैनेजमेंट ना होता हो, चाहे लेके हो चाहे देके हो। ऐसा होता है क्या? बहुत होता है सर। अच्छा, बहुत होता है। किस टाइप के लोग मिसमैनेज करने की कोशिश करते हैं, लोग शेयर होल्डर्स को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, लोग टाइम पे कंप्लायंसेस नहीं फॉलो करते हैं ना, तो ऐसा बहुत होता है सर। तो तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, क्या सलाह देते हैं उनको? सर ऐसी स्थिति में हम उनको, मतलब एक तो हम समझाते हैं उनको, अच्छा, कि भाई मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट अब देखिए आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो गया है। राइट, हर चीज आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, पोर्टल पे सेव करना है। आज नहीं तो कल, सपोज आज आपके पास कोई नोटिस नहीं है, लेकिन फॉर श्योर आने वाले 4-5 सालों में उसको गवर्नमेंट जब देखेगी, इवैल्यूएट, अब जो भी चीज हम अपलोड कर रहे हैं वो भी अब एक ऑडिट होता है, पहले नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट अब उन सब चीजों के ऊपर भी एक बैठा दिया है कि आप 50 कंपनी को निकाल कर ऑडिट कीजिए, तो आपके पास कभी ना कभी वो चीजें आएंगी और बैक डेटेड से पेनाल्टी इंटरेस्ट लेके गवर्नमेंट आपको अब छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा, हाँ,
तो शुरू से ही आपको मतलब अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बहुत सिस्टमैटिक और बहुत सही तरीके से लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मजबूत आधार होगा तभी कंपनी चलेगी, है ना? बिल्कुल सर। बाहर से देखने में लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अरे ये है वो है ये है, उनके 10 फाइटर क्राफ्ट हैं, ये वहाँ एंटालिया बना लिए, ये उसके बाद बाहर लगता है अरे यार ये तो यार ये दिवालिया होने के कगार पे है। आपने देखा होगा ये एक बहुत सारे लोगों ने जिसे लोन ले रखा है, मैंने गूगल पे लिस्ट देखी थी, मतलब शायद ही कोई ऐसा घराना हो हिंदुस्तान का जिसने लोन ना ले रखा हो, और लोन की मात्रा छोटी नहीं, 2,73,000 करोड़, 74,000 करोड़, 75,000 करोड़, 70,000 करोड़, 81,000 करोड़। ये बहुत सारा जब लोन लेके लोग बैठे रहते हैं तो क्या ये लोन एकदम से मिल जाता है, ये छोटा छोटा करके लेते हैं? सर मैं आपको ना बताता हूँ जी कि गवर्नमेंट लोन देने का मकसद ये होता है कि उस लोन के पैसे को आप बिजनेस में लगा के बिजनेस को डेवलप करिए, रोजगार डेवलप कीजिए। अब मेरे पास एक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब कंपनी, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। वो क्या करते थे, चाइना से वो मंगाते थे रॉ मटेरियल, हाँ पार्ट्स मंगाते थे, टीवी के, फ्रिज के, एसी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, ना उसको अपने ब्रांड के थ्रू, अपने ब्रांड के नेम के आगे यहाँ मतलब असेंबल कर लेते थे, असेंबल करके उसको अपने ब्रांड के नाम के आगे बेचते थे। अच्छा। उनमें से जो 2 डायरेक्टर्स थे उन्होंने ऑलरेडी बड़ी बड़ी एमएनसीज में बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत दिन मार्केटिंग किया, तकरीबन 20-25 साल मार्केटिंग किया, अच्छा। ना तो उनके पास मार्केटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग थे। तो अब वो तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया और उन्होंने पहले ही साल अपने कंपनी का टर्नओवर 12 महीने में तकरीबन 13-14 करोड़ तक पहुंचा दिया। अच्छा। लेकिन हुआ क्या ना सर, उन्होंने कुछ पैसे ले भी लिए, मतलब क्या कहते हैं, मार्केट से, गवर्नमेंट से लोन भी ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने खर्चों पे नहीं काबू रखा, नहीं कंट्रोल किया। अब सारे डायरेक्टर्स फ्लाइट से डेली आने जाने लगे, ठीक है, कहीं जाते ताज होटल में रुकना, खाना पीना, ये करना, खर्चे थे। हाँ, 1.5-2 मतलब इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी हम लोगों ने जब कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाले तो एक एक डायरेक्टर ने कम से कम 3-3 करोड़ रुपए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए। अरे मतलब एक साल में मतलब उन्होंने 12-13 करोड़ कमाए और 2-3 करोड़ रुपए का, मतलब इतना से पर्सनल एक्सपेंसेस में, मतलब जो कंपनी 12 करोड़ रुपए साल का कमा रही होगी उसका मार्केट में कितना पोटेंशियल होगा। अगर वही कंपनी को वो 2-3 साल सस्टेन करके उसी पैसे को बिजनेस में लगा के यूज करके आगे बढ़ गए होते तो आज वो कम से कम 100 करोड़ की कंपनी हो गई होती। बताइए, सही कहा आपने। मेरा भी ये सोचना है कि अगर आपके पास आमदनी नहीं है तो आप अपने खर्च में कटौती करके या उसको कंट्रोल करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। लोन के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि सर, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट स्पेशली मैं बताता हूँ, लोन के मामले में बहुत लीनियंट गवर्नमेंट है। अच्छा। अभी बैंक मैनेजर्स पे इतना प्रेशर है कि अच्छे बिजनेसेस को खोज के लोन दे रहे हैं। अच्छा। ना, हमारे पास तो कितने मैनेजर्स के फोन आते हैं कि सर आपके पास जो अच्छे अकाउंट्स हैं हमें बताइए, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम उनको लोन डालें। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट शुरू से व्यापारियों को बहुत प्रमोट कर रही है। मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, ना कि जॉब सीकर बनिए। क्योंकि सपोज सर मेरी कंपनी है, छोटी कंपनी है, इट्स नॉट अ बिग कंपनी, तब भी मेरे कंपनी में आप मान के 13-14 लोग काम कर रहे हैं। जी। एटलीस्ट वो 13-14 लोग तो हैं। बिल्कुल सर, आपका स्कूल है, आप कम से कम जॉब मांग तो नहीं रहे, आपने 10-15-20 लोगों को नौकरी दे रखी है। जी। तो इसलिए अब लोन के साथ होता है, लोग पैसा लेते हैं फिर उसको इधर उधर कर देते हैं। हाँ। और मतलब सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते। बिजनेस को लोन लेके से बिजनेस को बढ़ाइए, बिजनेस को बढ़ाइए। हाँ। अच्छा, ये जैसे आपने कंपनी के बारे में इतना बताया, ये जो सहारा चल रही थी, सहारा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सहारा उसका क्या ड्रॉबैक रहा कि वो घाटे में जाते चले गए और उसके बाद सहारा भी समझ लीजिए दिवालिया ही हो गई। सहारा को तो जो भी हमने पीछे न्यूज पढ़ी थी कि शायद अदानी टेक ओवर कर रही है धीरे धीरे सहारा को। अच्छा। और सहारा के बहुत से उन्होंने, सहारा के साथ भी सेम इशू था। अच्छा। ना, इन्होंने मार्केट से अथाह पैसा ले लिया, उठा लिया, बहुत पैसा ले लिया। पैसा लेके इन्होंने बहुत
प्रॉपर्टी बनाई, फॉरेन तक में इन्होंने 5 स्टार होटल, इंग्लैंड, यहाँ वहाँ हर जगह बनाया ना। इन्होंने जो पैसा लिया था डिबेंचर होल्डर्स, मतलब अलग अलग पैसे लिए, और जब वो मांगने लगे वो दे नहीं पाए। केस सेबी में चला गया, सेबी ने फिर हर चीज को टेक ओवर कर लिया, सेबी ने लोग तो मतलब इनका जो घाटे में रहने का क्या कारण रहा? घाटे में रहने का सर वही कारण था कि इन्होंने जो पैसा जिस चीज के लिया उस चीज में नहीं लगाया सर। बिजनेस 99% बिजनेस सर सिर्फ इसीलिए डूब जाता है कि आप जो पैसा जिस चीज के लिए लेते हो उस चीज में नहीं लगाते हो आप, या और आप हो सकता है शायद आप पास विजन नहीं था, आपको मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी थी आपको। अब जैसे सहारा का उन्होंने 10-10 रुपए पान वाले से लिया 10-10 रुपए तक, और पान वाले कहाँ के लोगों ने सहारा में नहीं इन्वेस्ट किया। सही कह रहे हैं, मैंने भी किया था। बहुत लोगों ने सर, लखनऊ में तो मैक्सिमम क्या, मैं तो कोलकाता और यहाँ साउथ तक के लोगों को जानता जो उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया था। 200 रुपीज हर मंथ करते थे। हाँ, कुछ सालों का था। उसके बाद फिर जब हम निकलवाने जाते थे तो वो मुझे नई स्कीम समझा देते थे, तो फिर पहले 100 का जमा करते थे। फिर उन्होंने कहा कि यार अब समय पूरा हो गया है, लेकिन निकलवाओ मत, ये नई स्कीम है, इसमें 200 जमा करो। तो हमने कहा चलो भाई 200 जमा करते हैं। 200 जमा करने लगे, उसके बाद फिर 14,400 ऐसे कुछ रुपए हुए। तो फिर हमको स्कीम समझाने लगे। हमने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे स्कीम मत समझाओ, मेरा पैसा मुझे दे दो। फिर वो तारीख पे तारीख लगवाते थे, इस तारीख में आना, फिर अगली पे आना, फिर अगली पे। हमने कहा भैया अब मैं नहीं आऊंगा, मेरा पैसा मुझे आज ही दो। तो फिर वो मैंने निकलवा लिया था। हमने कहा मुझे स्कीम मत बताओ, पता नहीं कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी। क्यों भैया? क्योंकि 200 रुपीज भाई हम लोग तब पढ़ते थे भाई, किसी तरीके से बचा के 1-2 रुपए इकट्ठा किया, फिर जमा किया, और लोगों का पैसा वो सब लेके भाग जाते थे। खैर आपने सही कहा, विजन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप मार्ग में जाएंगे और भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी। भाई साहब आप जैसे बता रहे हैं कि लोन, अच्छा ये आजकल ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है, जिसे हम लोग मोदी सरकार कहते हैं, वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार कहना चाहिए जी, है ना, तो ये लोन को काफी प्रमोट कर रही है सरकार, अच्छी बात है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति, मेरे जैसा सामान्य, वही भी जाकर के आराम से लोन ले सकता है, मिल जाएगा? नहीं सर, आराम से तो नहीं ले सकता है। जी जी, ठीक है, आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। जी जी, आप लोन किस लिए लोगे? एक उद्देश्य होना चाहिए, बिल्कुल राइट। या आप कोई ट्रेडिंग का काम करोगे, या आप कोई प्रोडक्ट बना के बेचोगे, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक प्रोजेक्ट वो होना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कितना कितना करोगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। वो आप बैंक के पास लेके जाएंगे, फिर बैंक उस चीजों को इवैल्यूएट करेगा, आपका सिविल वगैरह देखेगा। फिर अगर बैंक को लगता है कि नहीं चीजें आपकी सही दिशा में जा सकती हैं, तब जाके लोन देने का सर अपना एक क्राइटेरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, मतलब मोदी जी जब से आए हैं इधर 11, 12, 13 साल, जितने सालों से, तो बिजनेस स्टार्टअप मतलब इसको काफी प्रमोट किया है। तो इसमें जो पुराने ढर्रे पे जो सरकारें पहले लोन दिया करती थी किसानों को या मजदूरों को या जो बिजनेस क्लास लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो इसमें कुछ जो सेक्शन अलग से प्रमोट किया है कि हमको ऐसे ऐसे करके, या जैसे पहले गारंटी बहुत लेते थे ना कि घर दिखाइए या जमीन के कागज हो या आपके पास है ना, हाँ भाई ये देखेंगे, या मतलब आपका सिर्फ प्रोजेक्ट देख करके लोन दे देंगे? सर जो मोदी गवर्नमेंट है जी, इन्होंने लोन को तो लीनियंट किया जी, बट इन्होंने कंपनीज के ऊपर इतने ढेर सारे कंप्लायंसेस लाद दिए ना। अच्छा, हाँ, उसमें इन्होंने पारदर्शिता नहीं रखी। अच्छा, पुरानी गवर्नमेंट के टाइम लोन मुश्किल से मिलता था। या कोलेट्रल देने पे मिल जाता था, लेकिन उनके पास इतनी कंप्लायंसेस नहीं थे। अच्छा, अभी तो ऐसा लगेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके ऊपर एक बंदूक रखा हुआ है। सही ना, इतने आए दिन, कभी कोई रिपोर्टिंग, कभी ये रिपोर्टिंग, कभी इनकम टैक्स में, ऊपर से टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं। इस सरकार में टैक्स रेट हाई, बहुत हाई। ये सरकार हर चीज पे टैक्स ले रही है, जैसे हर चीज पे टैक्स है सर, मतलब हर चीज में कोई ऐसी चीज बची नहीं है, नहीं कोई ऐसी चीज नहीं बच रही है। और हर चीज को अगर आपने 12 लाख यहाँ छोड़ दिया तो जाके 13-14 लाख कहीं आप और ले रहे हो, तो उस चीज को सेट ऑफ कर ले रही है। अच्छा, ना, तो इस जो 13-14 साल है, इन कालों में सर टैक्स रेट बहुत हाई रहे, बहुत हाई रहे। अभी तो जीएसटी में, खैर जो अभी नया वाला जीएसटी आया है, इनमें तो उन्होंने काफी, अदरवाइज हम दूध पे, कॉपी पे, पेंसिल तक पे जीएसटी देने लगे थे।
पानी पे है ना, लेकिन सरकार ने एक चीज छोड़ी है टैक्स से। पूछिए क्या? क्या सर? सांस लेना। है ना? बताइए, पेंसिल, जबकि अदर गवर्नमेंट्स जो है एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रही है अदर कंट्रीज कि वो तकरीबन ग्रेजुएशन तक की हर चीज को माफ कर रही है। भाई अगर आपकी कंट्री के लोग ही नहीं एजुकेट रहेंगे, आप पेंसिल पे कौन टैक्स लेता है सर, कॉपी पे कौन टैक्स लेता है, रबर पे कौन टैक्स, स्टेशनरी आइटम्स पे, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये पब्लिक को तो हमको लग रहा है शायद पता ही नहीं होगा कि टैक्स पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। अभी तो खैर इन्होंने काफी चीजों पे इन्होंने अभी पीछे जो जीएसटी अभी मतलब रिफॉर्म किया, उसके पहले तो नमक पे भी टैक्स स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। अच्छा। तो आपको क्या लगता है नमक पे टैक्स नहीं होना चाहिए? गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन, है ना? वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, वो तो विदेशी थे। तो अब क्या इनके खिलाफ करना चाहिए? नमक के टैक्स न लो। मुझे लगता है टैक्स से सरकार की आय बढ़ती है, आय बढ़ती है, सारे देश की विकासात्मक कार्य होते हैं। बट टैक्स आपका इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपका दम तोड़ दे, कि टैक्स की लोग चोरी करने लगे ना। अब इन्होंने गोल्ड पे टैक्स यही तो लेके आए हैं। हाँ। सोने पे कहाँ कभी भारत में टैक्स था? अच्छा, पहले नहीं पड़ता था? नहीं। अच्छा, चांदी पे? चांदी पे भी नहीं था। अब तो ये सोने चांदी सब पे टैक्स, हीरा मोती जवाहरात सब पे टैक्स आपको देना है। तो ये लोग तो वैसे भी वो लग्जरी लोग ही खरीदते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा हो। सोना तो सर इंडियन कल्चर का एक पार्ट है। महिलाएं बहुत खरीदती, महिलाएं, पुरुष भी बहुत खरीदते हैं सर। सोना ना सर कभी आप इंडियन कल्चर से अलग नहीं कर सकते। अच्छा। हमारे यहाँ शादी हुई तो सोना, बच्चा हुआ तो सोना, हमने कोई इवेंट प्लान किया तो सोना। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है कि इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि वो हर जगह है। हम अगर अपने बच्चे का कोई चीज प्लान करते तो हमें लगता है कि चलो थोड़े से गोल्ड रख ले। अच्छा, राइट। तो गोल्ड को इंडियन कल्चर से आप अलग नहीं कर सकते। आप काफी जो है सोने चांदी का काफी फेवर कर रहे हैं, मतलब जो है शादी हो ही चुकी है आपकी। तो मतलब जो है मैडम को सोना चांदी जो है बिल्कुल हर महीने ला के देते रहते होंगे। नहीं, हर महीने तो नहीं दे सकता सर, सोना इज वेरी कॉस्टली नाउ। हाँ, कॉस्टली तो है, बहुत हायर। आप देख रहे होंगे 1,30,000 32,000 पे सोना पहुंच गया है। और महिलाओं को दो ही टाइप के सोने पसंद है, एक पहनने वाला और दूसरा सोने वाला, है ना? ये बताइए, सरकार की एक पॉलिसी आई थी, कहते हैं लोन वेव ऑफ या राइट ऑफ, है ना? ऐसे करते हैं, ये क्या होता है सर? लोन वेव ऑफ होता है कि लोन को आपने सरकार ने माफ कर दिया। अच्छा, सरकार माफ कर देती है। हाँ ना, उसको लोन वेव ऑफ। लोन राइट ऑफ वो होता है कि आपने लोन, सरकार का जो लोन है जी, वो नहीं चुका पाए जी ना। सपोज मैंने ये फोन लिया ईएमआई पे, ठीक है, इसकी 12 ईएमआई देनी है, इसकी मैंने 7 ईएमआई दी, ठीक है, अब बाकी की ईएमआई मैं नहीं दे पा रहा हूँ जी, मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। सरकार ने मुझसे रिकवरी करने की कोशिश की। अच्छा। तो सरकार के बैलेंस शीट में तो खड़ी रहेगी, ठीक है, लेकिन सरकार कुछ टाइम बाद जब नहीं दे पाऊंगा तो उसको राइट ऑफ कर देगी, उसको हटाएगी तो ना सर। अच्छा, कब तक मुझे फॉलो अप करेगी? ठीक है, उसको राइट ऑफ कहते कि हम नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार नहीं हटा दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो मतलब उसको लोन कौन जमा करता? सरकार दे देती है? वो कोई नहीं जमा करता। अब आप दे ही नहीं पाओगे तो केस चलेगा, केस करो, जनरली केस हो जाते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे लोन बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा अभी एक मूवी आई थी जवान, शाहरुख खान की, काफी फेमस हुई थी। वो हिंदुस्तान में हर साल किसान जो लोन लेकर के बैठे हैं बैंकों का, आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो लोन नहीं जमा कर पा रहे, जबकि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन्स जो है वो राइट ऑफ कर देती है। बहुत सारे लोग लोन ले लेकर के फुर्र हो जाते हैं। उन्होंने लिया फुर्र, आप लिस्ट जानते होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं ना भैया जी। तो उनके लोन में इनके लोन में क्या अंतर रहता है? सर, जो किसान लोन लेता है अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए, अपने खेती के लिए, आपको पता है कि किसानी एक बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ है। अगर आपने बहुत पास से देखा होगा तो एक धान को इंसान 4 महीने तक वेट करता है एक फसल पे ना। बारिश ज्यादा हो गई, आपका धान खराब हो गया, ओले पड़ गए, आपका धान, अभी पीछे धान कट के रखे गए, 5-6 दिन काफी बारिश हुई, कितने धान खराब हो गए, राइट। तो खेती इज वेरी कॉस्ट। हमें लगता है कि हमारे थाली में खाना आ गया है, लेकिन उस थाली तक अनाज पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ह्यूज और एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सर, राइट। और बहुत हाईली रिस्क जॉब है किसान का, ठीक है। अब किसान ने लेके तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसने स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं कर पाया,
ठीक है, लेकिन ये जो उद्योगपति हैं सर, इनको तो मुझे लगता है कि ये लोन लेते हैं, ये भी शायद किसी बिजनेस के लिए लेते होंगे, ठीक है, लेकिन आप इतने करोड़ का लोन किस बेसिस पे आप सैंक्शन कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल राइट, आपने 200 करोड़ 400 करोड़ 600 करोड़ का लोन आप ले रहे हो, उसका कोई बेस तो होना चाहिए। खटाक से मिल जाता है। हाँ। मिलने के बाद आप उसको, भाई आपके पास तो एक प्रॉपर एक पैनल होता है, एक सीए होता है, लोन क्रेडिट मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जो इतने बड़े लोन को देने से पहले उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं, बस वो उनको पता भी होता है कि प्रोजेक्ट डूबने वाला है, फिर भी उनको ग्रांट करते हैं, लोन लेके जाते। वो आम जनता का पैसा है सर, क्या करेंगे? अच्छा, वो अगर वो लोग जैसे लोन नहीं चुकाते हैं या लोन का पैसा लेकर के भाग जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो उसका क्या भारतीय बैंकों पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय किसानों पे या हम सब पे असर पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है सर, बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अच्छा, उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि सरकारों को कितना साल लग जाता है पैसा उस बैलेंस शीट सरकार, हाँ, उस चीज को रिकवर करने में। अच्छा, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास से मैं सपोज आपका 15 करोड़ का इनकम है, उसमें से मैं 7-8 करोड़ लेके भाग जाऊं, जी जी जी, तो घर पे फर्क पड़ता है। हाँ, पड़ेगा तो है ही। देखिए, सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी। जी जी जी, सहारा में कम से कम 25 से 30 कंपनियां थी। सहारा का बहुत अच्छा खासा टर्नओवर था। सहारा से कितने लोग डूबे, मतलब कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों की नौकरियां चलती थी। सहारा कंपनी बंद हुई तो आप ये सोचिए उतने लोगों का नुकसान तो हुआ ना सर। हाँ, जो लोग इन्वेस्टर थे उनका भी नुकसान। इन्वेस्टर का तो चलिए हुआ, कितने लोगों का घर चलता था। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी अच्छी खासी 2-2 3-3 लाख रुपए सैलरी थी, मैनेजर थे, वो लोग एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया। तो एक कंपनी बंद होने से ना सर बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। ये मेरे दिमाग में ये आता था, हालांकि ये बिल्कुल बचकाना जवाब होगा कि अगर जैसे वो लोन लेके पैसा लेकर के भाग गए, चलिए भाग जाएंगे, मेरे पास आरबीआई, हमने खटाखट मशीन लगाई, चलो नोट छापो, खटाखट नोट छापी, तुरंत मार्केट में लगा दिया, पैसा आ गया, ये ऐसे क्या भरपाई हो सकती है? नहीं, या इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा? नहीं सर, ऐसे सरकार जो होती है, नोट जो छपाई होती है, उसका आपके फॉरेक्स पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना गोल्ड है, कितना फॉरेन रिजर्व है। सरकार ऐसे ही नोट नहीं प्रिंट करती। अगर ऐसे सरकार नोट प्रिंट करेगी तो आपका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। जी जी, मैंने पढ़ा था एक बार। इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ जाएगा कि सपोज सर ये एक ही फोन है, जी जी, अब आपके पास भी लाख रुपए है, मेरे पास भी लाख रुपए है, इसकी कीमत 10,000 है, तो आप दोनों ही लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने की जरूरत होती है। नोट भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही छपता है, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी करेंसी छाप के लोगों को दे दीजिए। जी जी, नहीं, मैंने मूवीज में देखा है ना, बहुत सारी पुरानी मूवीज में देखा है कि यार वो वही टकसाल वाली, वो उनके पास मशीन आ गई, बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, भैया लगाए मशीन, टक 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 नोट छाप रहे हैं, उसके बाद ये लो, तुम नेपाल के रास्ते से, तुम श्रीलंका के रास्ते से, तुम म्यांमार के रास्ते से भारत में ये इलीगल नोट का तो अभी रिसेंटली एक मूवी आई धुरंधर, उसमें कितना बढ़िया इलीगल। हाँ, अरे वही बिल्कुल सही। इलीगल नोट से तो इंडियन इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाती है, नकली नोट से। जी, वहां पर देखा तो नकली नोटों का पूरा गोडाउन है, वो मशीन, पूरा कारखाना है, एक दो मशीनें नहीं है, पूरा कारखाना है नकली नोट, ये लाल पीली नीली सब बंडलों बने रखे हैं। ने कहा यार ये तो बढ़िया सिस्टम है, और ऐसे लग रहा था कि वो आरबीआई का ही कारखाना है ना वैसा। तो अगर हम लोग ऐसे नोटों से करें तो मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा एक बात। तो ये फॉरेन डायरेक्ट जो अर्थव्यवस्था है ना, हमारी अर्थव्यवस्था मतलब एक सर्कल की तरह है जी। किसी ने पैसे कमाए, वो पैसा उसने कमा के आके खर्च किया अलग अलग जगहों पे, वो पैसा अलग अलग जगह गया, उन अलग अलग जगहों ने उस पैसे को बैंक में डाला, बैंक ने उसको एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाया, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए को फिर से वो पैसा मिला, तो इस तरीके से वो सर्कल चलता रहता है। अब वही सर्कल अगर किसी ने वहां से वो पैसा बीच में से गायब कर लिया तो सर्कल जाता है हमारा टूट जाएगा, राइट। जब वो सर्कल टूटेगा तो फिर उसके आगे वाली बाकी चीजें इम्पैक्टेड होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने जी। सरकार की जो इस समय जो पॉलिसी आई है, जैसे जीएसटी है ना, जैसे पहले चलाते थे, जो भी जीएसटी रिफॉर्म, तो इन दोनों में आप कैसे कंपेयर करेंगे? इससे फायदा किसका होगा, मतलब उपभोक्ता का या डिस्ट्रीब्यूटर का या प्रोड्यूसर का, मैन्युफैक्चरर का? देखिए सर, पहले
जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाई इनिशियली 2017 में, आई गेस, नहीं कब आई जीएसटी? हाँ, हमको लग रहा है वही नोटबंदी के बाद शायद जीएसटी आई थी, 18-19 में आई गेस जीएसटी आई थी ना। तो जब जीएसटी आई ना सर, जीएसटी सही कदम था, सही कदम। कांग्रेस ही जीएसटी लाने वाली थी, मतलब कांग्रेस ने इसको प्रपोज किया। अच्छा। लेकिन कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है, ठीक है, तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आती, उसमें बीजेपी वाले इसको अपोज कर रहे थे। कई बार आपने नाम लिया, मुझे लग रहा है काफी मतलब जो है सपोर्टिव है आप। सर मैं कांग्रेस को भी नहीं सपोर्ट करता, मैं बीजेपी को भी नहीं सपोर्ट करता। हाँ, मेरा तो आप क्या ट्रम्प जी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि आप अच्छी जो गवर्नमेंट हो वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्वेश्चनेबल हो। जी। ब्लाइंडली आप गवर्नमेंट पे ट्रस्ट मत करिए। अगर बीजेपी है तो बीजेपी को अपने कामों के लिए क्वेश्चनेबल और आंसरेबल होना चाहिए सर। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उसको भी अपने मतलब हम जनता के प्रति क्वेश्चनेबल और आंसरेबल होना चाहिए सर, ठीक है। तो हम लोग जीएसटी पे डिस्कस कर रहे थे सर। जी जीएसटी पे। तो जीएसटी ना सर ऑलमोस्ट 20-22 टैक्सेस को हटा के इन्होंने एक टैक्स ले आए। ये चीज तो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि जो 20-22 जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स था, बहुत ढेर सारे लग्जरी टैक्स थे, वेल्थ टैक्स था, इन सबको एबॉलिश करके एक टैक्स ये ले आए। और उसमें इन्होंने 4 स्लैब बना दिया, 28%, 5%, मतलब ऐसे करके कई इन्होंने 3-4-5 स्लैब बना दिए। प्रॉब्लम जीएसटी के साथ सर ये हुआ कि इन्होंने जो स्लैब बनाया वो बहुत ज्यादा लगा दिया। अच्छा, मर्ज किया यहाँ तक तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मर्ज करने जो उन्होंने 4-5 स्लैब लगा दिए ना सर, उस पर टैक्स रेट बहुत हाई रखा। कौन कौन से स्लैब है? पहले जो थे वो 28% का था, 18% का था, 12% का था, 5% का भी था, ठीक है। तो और अब 28% पे इन्होंने गाड़ियों पे 28% का टैक्स लगा दिया, ठीक है। बहुत से गुड्स को इन्होंने 18% पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब गाड़ी पे आप 28% जीएसटी भी ले रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, आरटीओ टैक्स ले रहे हो, कमर्शियल व्हीकल, मतलब आप मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी पे कम से कम आप 6 लाख रुपए टैक्स ले रहे हो। तो वो सरकार का यही सोचना हो सकता है कि जो आदमी लग्जरी आइटम यूज कर रहा है वो ज्यादा टैक्स दे, तो आप उसका क्या गला ही दबा दोगे? भाई वो लग्जरी आइटम अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है ना सर। सही कह रहे हैं। वो लग्जरी सर, आप ये पॉडकास्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप ये तो आप अपनी मेहनत से कमाया ना सर। तो क्या करूं मैं, आपका गला दबा के पैसे ले लूं? एक आदमी को एक मुर्गी मिल गई जो रोज सोने का अंडा देती थी। आदमी ने सोचा चलो इसके जो है इसका पेट चीर के एक ही निशाने अंडे निकाल ले। ऐसा करके आदमी ने मुर्गी को मार डाला, है ना। तो हो सकता है सरकार की ये सोचना हो कि यार फुटकर 2-2, 4-4 रुपए टैक्स लेने से अच्छा है धड़ाम से एक टैक्स लो पूरा हिसाब बराबर। हाँ, इसके अलावा भी बहुत टैक्स लगाया। फिर फाइनली इनको इतना अपोज हुआ, तब से अपोजिशन ने भी काफी आवाज उठाई कि हाँ गब्बर टैक्स, इसे राहुल गांधी जी बोलते रहे गब्बर टैक्स। लेकिन अब जाके गवर्नमेंट ने इसको 2 स्लैब में कर दिया। 28 हटा दिया, अब ये 5% और 80% का 2 स्लैब लाया। 5 और 18%। बाकी सारा इन्होंने हटा दिया। अब मैक्सिमम चीजें इन्होंने 18 पर डाल दी है और कुछ इसेंशियल चीजें जो है उनको 5% पे डाल दी। आप कह रहे थे भाई साहब कि हमारा देश जो है रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, यहाँ पर रिफाइन होता है और अदर देशों में पेट्रोल डीजल सस्ते में बिक जा रहा, हमारे यहाँ महंगा। ऐसा क्यों? अदर देशों में सस्ता है और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा, ऐसा क्यों होता है? सर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा है क्योंकि हम अपने यहाँ, हमसे स्टेट भी टैक्स ले रही है और सेंट्रल भी टैक्स ले रही है। और पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है। दायरे में नहीं, पेट्रोल और डीजल पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी ही सरकार ले रही है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ ये क्रूड ऑयल बहुत महंगा है सर। हम क्या कर रहे हैं, हम रशिया से ऑयल तो खरीद रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम रिफाइन करते हैं, अदर कंट्रीज में बेच रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टेट, हमारे यहाँ ना सर जो शराब है, शराब पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को मुनाफा होता है। दूसरा ये ऑयल, ये गवर्नमेंट के मेन अर्निंग स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं ना। तो इस पे ये दोनों टैक्स, जिस दिन अगर ये दोनों जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, आप मान के चलिए कि कम से कम 40 से 50 रुपए हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। इतना फर्क पड़ेगा। जीएसटी क्या कोई चक्रव्यूह है कि जो उसके अंदर आ जाएंगे तो पेट्रोल डीजल अपने आप सस्ता हो? क्योंकि सर अभी एक्साइज ड्यूटी
पे स्टेट लगा रही है। हाँ। आप देखे होंगे कि स्टेट जो है, हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग है, क्योंकि हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग पेट्रोल और डीजल का कीमत डिसाइड की है। जैसे यूपी में 25 रुपए है, मान लीजिए सपोज है, अब उसपे से सेंट्रल ने 50 रुपए ले लिए, 75 रुपए तो यही हो गया। जी। फिर जिस रिफाइनरी ऑयल से आप खरीदेंगे वो भी तो पैसा लेगी, तो 100 रुपए पहुंच गया। तो मतलब जिस दिन जीएसटी के दायरे में आ जाए उस दिन ये सब सस्ते हो जाएंगे। हाँ, ये पेट्रोल डीजल तो, और सब पेट्रोल डीजल ये जो है, ये एक ऐसा आइटम है ना सर, ये हमारी जिंदगी में बहुत तरीके से प्रभावित करता है। बिल्कुल। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल चाहिए, बिल्कुल। राइट सर। आपको खेती के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है सर। आपको क्या कहते हैं, दवाई बनानी है, उसके लिए आपको कोल चाहिए, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए। तो अगर ये सस्ते होते हैं तो इससे हमारी बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ 100 रुपए का पेट्रोल डीजल ही बिक रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। तो सरकार इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही? क्योंकि सर ये रेवेन्यू लॉस करेंगे, सरकार का बहुत ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, सरकार को पब्लिक के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, तब तो उनको ध्यान रखना चाहिए सर। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ देखिए, सरकार की जो नीतियां है ना जी, कथनी करनी में अंतर है, बहुत अंतर है। कथनी करनी, जब ये ऑपोजिशन में रहेंगे तो इनको सारी चीजें खराब दिखेगी, जब ये खुद आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, इनको एक पोस्ट और एक डेजिग्नेशन मिल जाएगा, तो इनको फिर चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी होती हैं। जो चीजें आप सस्ते में कर सकते हो उसके लिए क्या कहते हैं, आपको एक 2 टाइम 3 टाइम, मैं तो देखता हूँ ना सर, हम लोग तो, हमारे पास ऐसे बिजनेसेस हैं जो टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स फ्लोट करती है, ठीक है। अब वो टेंडर्स में इतना घपला होता है, जो अगर सपोज सरकार ने बोला कि भाई आप देख रहे होंगे 1090 पे सर गमले रखे हुए हैं ना, अब उस गमलों की कॉस्ट कितनी होगी, सीमेंटेड गमलों की कॉस्ट 200 रुपए पर गमला, लेकिन उसका टेंडर निकलेगा तो एक गमले की कॉस्ट कम से कम आ जाएगी 8,000-9,000 रुपए। एक गमले की कीमत 8,000-9,000 रुपए, मतलब सरकार की तरफ से। सरकार अभी 8-9,000 रुपए इतनी जगह बटेगा तो कहाँ से रेवेन्यू बचा? हमारे करप्शन बहुत है। करप्शन तो है, करप्शन के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? रेवेन्यू रहेगा तो ही तो 8-9,000 रुपए गमले का देंगे। पेट्रोल में अगर आप 4 रुपए का टैक्स लगाएंगे तो गमले की कीमत 10,000 रुपए आप कहाँ से दे पाएंगे? सही कह रहे हैं, रेवेन्यू तो चाहिए ना सर, रेवेन्यू चाहिए घपले के लिए। इसमें दोनों लोग बैलेंस बना करके चल सकते हैं कि केंद्र सरकार कुछ करे, कुछ राज्य सरकार थोड़ा छूट दे, मिला करके थोड़ी थोड़ी छूट हो जाए तो डीजल सस्ता हो जाए। आप खुद सोचिए ना, मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम, आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कांग्रेस के टाइम में कि इन्होंने पेट्रोल डीजल को मार्केट से लिंक कर दिया। कैसे? पहले हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय करती थी, लेकिन कांग्रेस में ये पेट्रोल और डीजल के दाम को इन्होंने मार्केट से लिंक कर दिया कि अगर मार्केट में छोड़ दिया क्या? नहीं सर, इस लिंक करने का मतलब हुआ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इंडिया में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे तो इंडिया में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, ठीक है। वो मार्केट से अकॉर्डिंग अब बढ़ेगा, सरकार नहीं है। लेकिन जब बढ़ा तब इन्होंने बढ़ाया, लेकिन जब घटा तब क्यों नहीं घटाया? नहीं, तब नहीं घटाया, बिल्कुल नहीं घटाया, सही कहा आपने ना। जब आपने सस्ता तेल खरीदा तो क्यों नहीं सस्ता तेल आपने कंज्यूमर तक उसका बेनिफिट पहुंचाया? आपने तो अरबों रुपए का बेनिफिट उन कंपनीज ले गई, 2-4 जो रिफाइन करती है इंडिया में। मैं ऑटो में गया तो ऑटो वाले जैसे बैठा, यार कितना किराया? साहब 25 रुपए हो गया। हमने कहा 25 रुपए कहाँ करा? अभी सर बढ़ गया था ना थोड़े दिन पहले। हमने कहा हाँ ठीक बढ़ा तो था, ठीक बढ़ गया। उसके बाद हमने कहा यार अभी तो ये, फिर जब कभी बैठे तो हमने कहा यार अब किराया क्या चल रहा है? तो उसने बताया साहब 25 ही। तो हमने कहा अभी तो यार 2 दिन पहले 2 रुपए घटे थे। कहाँ घटे थे? वो घटे बहुत कम थे साहब, तब तो महंगाई नहीं बढ़ गई। कहा यार वो बढ़ते तो बढ़ा लेते हैं, घटते तो घटाते नहीं है। ये हर जगह पर है। हम लोग टैक्सेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे जो कि अभी छूट गया था कि भाई आप कह रहे थे यहाँ का टैक्स सिस्टम हाई है, तो अमेरिका टैक्स बहुत है सर यहाँ पे, हर चीज पे इन्होंने। अमेरिका वगैरह और जर्मनी, जापान ये सब टैक्स कैसा लेते हैं? हमारे यहाँ से कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं पब्लिक से? सर अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया,
टैक्स, देखिए टैक्स मिनिस्टर बताया एक रेवेन्यू का सोर्स है जी। अगर अमेरिका जर्मन में टैक्स ले रहे हैं तो बेनिफिट भी दे रहे हैं, वहां पे एजुकेशन फ्री है सर, फ्री है, वहां पे हेल्थ सेक्टर्स फ्री हैं। अच्छा ना, वहां पे आप रोड्स देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में है, वहां पे एयर क्वालिटी देखिए आप, अभी एयर क्वालिटी की कितनी बात हो रही है, वो लोग एयर क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं, वो अपने सिटीजन्स को बेनिफिट भी तो दे रहे हैं। जी जी जी। हमको इतना हायर टैक्स पे करने बाद हमें क्या मिल रहा है सर? मतलब वहां से हम लोग ज्यादा अगर वहां टैक्स ज्यादा है, सपोज आप ये बोल रहे कि वहां पे टैक्स कैसा है, अगर वहां पे टैक्स है भी तो वहां की लाइफस्टाइल भी तो अच्छी है सर। अच्छी है। यहाँ पे क्या है सर, हम कितने इंडियंस, कितने क्रिकेटर्स इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन में जाके एस्टेब्लिश क्यों? भाई वहां पर हर आदमी अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहता है। एग्जैक्टली, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपको एयर क्वालिटी अच्छी है सर, सामान आपको फ्रेश, यहाँ पे कितना सामानों में डुप्लीकेसी हो रही, खाने से पीने से। एयर, आज का एयर क्वालिटी लखनऊ का था तो 400+ था। क्या नाम है, पीपीएम कहते हैं, आरपीएम क्या कहते हैं? पीपीएम, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, अच्छा अच्छा। तो एयर क्वालिटी पे देखिए कुछ जिम्मेदारियां तो कितने आप कैंसर जो बहुत रेयर डिजीज में था, मतलब किसी की फैमिली में किसी एक आंख को हो जाता तो हम सोच, बट कैंसर आज के दिन में हार्ट अटैक कैंसर इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हर एक फैमिली में आप सुनोगे साल में 1-2 बार कि उनको कैंसर हो गया है या इनको होने वाला है, उनको होने वाला है। सो ये डिजीज जो रेयर डिजीज में आती थी अब वो हमारी जिंदगी में कॉमन डिजीज में कन्वर्ट हो गई। डायबिटीज भी कह लीजिए, डायबिटिक हो गया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है लोगों का। आप खाने में क्या दे रहे हैं लोगों को, कितने एडिबल ऑयल्स आ रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। तो एक अच्छा नेशन बिल्ड करने के लिए बहुत से प्रोस्पेक्टिव्स पे या गवर्नमेंट के पास जो मॉनिटरिंग संस्थाएं हैं, क्या ऐसा है कि वो अपना कार्य सही से नहीं कर रही हैं? सर तभी तो ये हो रहा है। अगर मॉनिटरिंग संस्थाएं अपना काम अच्छे से करती तो ये क्यों होता? प्राइवेट, अगर हमारा पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम था, उसको अगर वो स्टेप उठाता तो आज इतना पोल्यूशन क्यों होता? सही। अगर फसाई, जिसको ये देखा गया कि आप लोग खा क्या रहे हैं, रेस्टोरेंट बेच क्या रही है, आप इनको देखिए, अगर ये देखते तो इतनी फूड क्वालिटी जहर हम क्यों खाते हैं? हर प्रोडक्ट पे तो एफएसआई ऐसे बांट रहा है, लो लो लो, मतलब एफएसआई जिस पर देखो एफएसआई का ठप्पा लगा है, चाहे वो ये आते हैं करते हैं पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी डोमिनोज इनको पैसा दे देती, पकड़े जा, ऐसा नहीं पकड़े जाते, न्यूज में भी आता है कि अभी तो मिठाइयों पे कितना इन्होंने दिया था, कितने अच्छे ब्रांड्स पकड़े गए थे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पैसे खा लेंगे, बस बात खत्म। इनको कभी पैसे चाहिए होंगे, छापा मारेंगे, पैसे लेंगे, छूट जाएंगे। आज जैसे अभी हम लोन वगैरह पे बात कर रहे थे, फिर टैक्स पे आए, बहुत सारे, जैसे आप अब नाम ले लेता हूँ, जैसे विजय माल्या जी है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, ऐसे लोग जो सब लोन ले करके भाग गए, है ना। तो उस पर सरकार कैसे काम करती है? इनके प्रत्यार्पण कहते हैं ना, उसको प्रत्यार्पण करके लाते हैं, तो उसके बाद उसको कहाँ किसका प्रत्यार्पण हो पाया सर? किसी का नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? कहाँ हो पाया सर? सारे ही तो बाहर है। अच्छा, सब बाहर है। प्रत्यार्पण ही करना होता तो ये जा पाते। हाँ। भारत सरकार जो पूरे हर चीज को कंट्रोल करती है, वो कैसे नहीं कंट्रोल कर पाई? ये तो सत्य है। आप सर घर के मालिक हैं, आपके इस घर पे हर चीज पे कंट्रोल है, आप कैसे नहीं कंट्रोल कर पाए अपने अंडर की चीजों? इसमें फेलियर आपका है सर। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब जो निकल गया सर, निकल गया था, नहीं वो इतनी लंबी प्लानिंग कोई वन नाइट की नहीं होती ना सर। भाई आप इतना 1000 करोड़ रुपए लेके जा रहे हो, कोई एक दिन की प्लानिंग थोड़ी होती है सर, इसमें सालों की प्लानिंग होती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि किंगफिशर सर कोई छोटी कंपनी नहीं थी। हाँ। वो शायद शराब बनाती थी, बहुत चीजों में थे, एविएशन में थे, लिकर में थे, बहुत सी चीजों में किंगफिशर थी। किंगफिशर तो सारे बंद हो गए क्या? कुछ टेक ओवर हो गए, कुछ बंद हो गए, कुछ उसमें फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उसको कुछ किया। किंगफिशर वाज अ वेरी बिग कंपनी, बिग कंपनी, अच्छी कंपनी थी। ऐसा क्या हो गया कि वो कंपनी, जैसे रिलायंस आपकी अनिल अंबानी वाली जो है, वो भी काम खत्म हो गया, सारा भी काम खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े, जिनका क्रेडिट था मार्केट में, है ना, लोग ऐसे ही शेयर मार्केट में तुरंत पैसा लगाते। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड सर, मिसमैनेजमेंट। हाँ, उन्होंने पैसे को उन जगह इन्वेस्ट किया जहां पे उनको एक्सपीरियंस नहीं था।
एक दौर था जब रिलायंस कम्युनिकेशन अपने मोबाइल फोन्स मतलब ऐसे दे रही थी, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। उसके बाद फिर मोबाइल का बिल खर्रा आता था, यार मोबाइल का बिल तो इतना आ गया। और मतलब बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी लिया था, बहुत सारे लोगों ने लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पता लगा कि वो कंपनी बिल भी आता था, पैसा भी अच्छा वसूलते थे, लेकिन करते करते धीरे धीरे कंपनी अब बंद ही हो गई। क्या हुआ ऐसा? सब मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, मिसमैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि कहाँ हमें लगाना है पैसा, इतना ह्यूज अमाउंट, ठीक है। क्योंकि जब एक हैवी अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं सर, तो उसका एक आपके पास प्रॉपर विजन होना चाहिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो वो चीजें हो नहीं पाई। एक ह्यूज अमाउंट इन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया उन जगह पे, उतना रिटर्न आ नहीं पाया। और होता है क्या सर, जब ये जो अमाउंट होता है ना, इतना ह्यूज अमाउंट, जो कंपनीज होती है कुछ पब्लिक से भी पैसा लेती है, अच्छा। कुछ गवर्नमेंट से फंडिंग करती है। तो अगर आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो चाहे पब्लिक से फंडिंग ले रहे हो, पब्लिक को आपको इंटरेस्ट के साथ आपको उस पे रिटर्न करना पड़ता है। पब्लिक से डायरेक्ट फंडिंग ले सकते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं होता सर, इनके आईपीओज आते हैं ना। आईपीओ, हाँ हाँ, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च किया, उसने आईपीओ जारी कर दिया, उसके थ्रू पैसा उठाया, तो उस पे आपके शेयर ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। फिर उसका मंथली आपको क्या कहते हैं, क्वार्टरली आपको रिजल्ट अनाउंस करना पड़ता है, प्रोजेक्ट आपका कहाँ तक पहुंचा वो सब। तो इस सब पे कंपनियां नहीं दे पाई ब्याज, इतना नहीं कर पाई। और इसीलिए तो इतना बड़ा फंडिंग जब तक गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होता तब तक ये पब्लिक के पास आ, तो गवर्नमेंट ही अगर इतने बड़े फंडिंग को अप्रूव कर रही है, तो ही तो फिर जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो इन फंडिंग्स पे बिलीव करती है। जैसे आपकी कंपनी एक मोटोरोला थी, नोकिया थी, धीरे धीरे करके ये सब कंपनियां जो है मार्केट से चली गई। हाँ, इन कुछ कंपनीज तो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। जी जी। जैसे नोकिया की बात करते हैं, नोकिया के साथ सर ये इशू आया कि अपने प्रोडक्ट को आने वाले मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाए। जी 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 जी। नोकिया का इंडिया में बहुत तगड़ा मार्केट हो गया था, बहुत तगड़ा मार्केट था। नोकिया, सबके हाथ में नोकिया का ही फोन था एक जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग दूसरे फोन्स को यूज करते थे, कोई था ही नहीं था। लेकिन नोकिया ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं कर पाए, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना नहीं कर पाए, उसकी पूरी जगह सैमसंग खा गई। क्योंकि टच स्क्रीन लाए, फिर कुछ और चीज इनके, फिर बाद में जो टच स्क्रीन लाए, फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाए। जो इनके प्रोडक्ट भी अगर टच स्क्रीन वगैरह लाए तो एज पर मार्केट नहीं ला पाए सर। वो फीचर्स ही अपने फोन में नहीं दे पाए जो फीचर्स अदर इनके कॉम्पिटिटर एक अच्छे रेट में एक गुड क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पाए। इसमें क्या होता है भाई साहब, जैसे मान लिया बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी बंद हो गई, सिर्फ नाम उनका बिक रहा है। जैसे रेमंड है, मैंने सुना कि रेमंड का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन रेमंड का नाम बिकता है। तो क्या वो कंपनीज एक्ट के तहत आते हैं कि उन पर उनका सरकार उन पर काम कर सकती है? उनसे कैसे सरकार उनको कैसे मैनेज करती है? कंपनी बिक गई, मैं समझा नहीं सर आप। जैसे रेमंड कंपनी का अपना प्रोडक्शन बंद हो गया। नहीं, रेमंड कंपनी अभी भी है। हाँ, आप मॉल्स में जाके देखिए, रेमंड्स के शोरूम है। रेमंड्स के शोरूम है। हाँ, रेमंड्स के जो मालिक थे जी, असल में इनकी कंपनी को इनके बेटे ने जी इनके फादर से ले लिया। अच्छा। हाँ, और इनके बेटे ने क्या किया कि रेमंड्स कंपनी के जो एक्चुअल ऑनर थे उनको घर से निकाल दिया। अच्छा। अब वो जाके 1 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं, इतनी बुरी कंडीशन है उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो शायद उन्होंने शायद अपनी जो इनके ऑनर है जी, शायद उन्होंने अपनी वाइफ को भी कुछ डाइवोर्स दे दिया, उनको भी निकाल दिया। तो मतलब उन्होंने पूरी तरीके से पूरा रेमंड कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, उसके बेटे ने। उसके बेटे ने। तो अच्छा, इस पर मुझे लग रहा है शायद कुछ मार्केट में चर्चा बहुत बड़ा डिस्प्यूट था सर। हाँ। कहाँ की बंद नहीं हुई कंपनी। अच्छा, रेमंड कंपनी स्टिल है मार्केट में है। अच्छा। रेमंड इज अ गुड नेम। गुड नेम। जी जी। ये बहुत सारी कंपनीज होती है ना कि सरकार से बचने के लिए कि यार मुझे लोन वोन ना चुकाना पड़े, चुपचाप बढ़िया जितना पैसा है लेकर के चलो, भाग चलो, अपने आप को दिवालिया वगैरह घोषित कर लेती हैं। कि क्या रूल्स वगैरह रेगुलेशंस होते हैं कि कोई भी कंपनी अपने आप को, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था न्यूज में कि अनिल अंबानी जी कोर्ट में गए कि कंपनी उनकी दिवालिया घोषित हो गई। सर, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि सपोज आपके ऊपर काफी ज्यादा डेप्ट हो गया है, उधार हो गया है, अब आप उन्हें नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, आप कोर्ट में जाते हो, आप
एक हलफनामा देते हो कि भाई हम अब इतना नहीं, मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूँ एक लेमन लैंग्वेज में, कि आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फिर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग देखती है कि उस कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, उस डायरेक्टर के पास क्या संपत्ति है, कैसे है, और उसके कितने क्रेडिटर्स है, तो उसको उसका निस्तारण जैसे भी करना था, फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें हो जाती हैं। जी। कंपनी के मालिक एक व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे उन्होंने दिवालिया होने से पहले ही, मतलब आदमी चूंकि जब कोई काम करता है ना, तो उसकी प्लानिंग बहुत दिनों से कर लेता है, बहुत पहले से, 4 6 10 साल पहले से, या हो सकता है 20 साल पहले से उसको पता गया कि मिसमैनेजमेंट होने वाला, यही होने वाला है, अपनी पत्नी के नाम, बच्चे के नाम, ससुर के नाम, भाई के नाम, इनके नाम, उनके नाम, सब ट्रांसफर कर दिया। अब वो फला व्यक्ति जो कंपनी का ऑनर, वो दिवालिया हो गया। अब कंपनी, उनके पास अब कुछ नहीं बचा, कर्जा बहुत है, लेकिन उनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। तो क्या ये सरकार सारे आते हैं, इन सबको कवर करेगी? सबको कवर करेगी सर। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कंपनी का पैसा सर, कंपनी में स्टेक होल्डर होते हैं, एक शेयर होल्डर होते हैं, एक स्टेक होल्डर होते हैं। क्रेडिटर्स स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर वो होते हैं जिनमें कंपनी का पैसा लगाया था। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कंपनी का पैसा लेके उसको अपने रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो फिर उसके लिए बैठेगी जांच, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो देखेगी कि एक्चुअल में फंड को आपने कहाँ डाइवर्ट किया है। जी। समझ रहे सर, ये तो फंड डाइवर्जन हो गया ना, कि कंपनी के पास एक्चुअल में पैसा था, लेकिन आपने उस फंड को डाइवर्ट कर दिया। पत्नी के नाम मकान ले लिए, 4 फ्लैट ले दिए, बेटे के नाम वहां पर रिफाइनरी मशीन है, उस बेटे के नाम ये कर दिया, अपने नाम कुछ नहीं रखा। और वही कंपनी के ओनर है, पता लगा उसके बाद जब देने का समय आया तो मेरे पास कुछ है नहीं। सत्यम के केस में तो यही हुआ था, एक सत्यम करके कंपनी थी, सत्यम कंप्यूटर, जी, रामलिंगम राजू था। जी, उसने यही तो किया था, अपने सारा जो फंड था अपने बेटे के नाम पे कर दिया था, खुद को बोल दिया कि मैं दिवालिया हो गया। तो उसका केस ही यही था। अच्छा। उसने कई सालों में धीरे धीरे फंड अपने लोन वाला पार्ट अपने पास रखा। अच्छा। जिस कंपनी ने लोन लिया था वो लिया, और बाकी फंड को उसने डाइवर्ट कर दिया, सब भाई भतीजा बेटी बेटों के नाम पे, पत्नी जेल चला गया। अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए कि पहले की सरकार में बिजनेस करना ज्यादा आसान था? क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि हर महीने जीएसटी भरो, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? तो इसमें व्यापारी व्यापार करेगा कि हर महीने एक, भाई छोटी सी दुकानदार या छोटी सी कोई फर्म, कंपनी छोटी सी डाली, क्या हर महीने टिक 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 कंप्यूटर बैठ के ये रिटर्न, ये प्रॉफिट, ये लॉस, हर महीने ये करे? कठिन नहीं लग रहा आपको? सर देखिए, मतलब जीएसटी के पहले सर वैट भी था जी, वैट में भी यही प्रोविजन था, या तो मंथली भरी या तो क्वार्टरली भरी है। जी, ठीक है। उस बाद जीएसटी आया, जीएसटी में भी यही है। ठीक है सर, ये प्रोसीजर सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के लिए किया है। जी, कि भाई, क्योंकि आप देखिए सर, वैसे तो मुझे नहीं लगता ये गलत है जी, ठीक है, बट चीजों को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए ना। अब आपने जीएसटी पे किया, जीएसटी के बाद आपने इस पे एक एनुअल कंप्लायंसेस, इसमें इन्होंने बहुत ढेर सारी चीजों को डाल दिया है। जीएसटी भरने में भी बहुत ढेर सारी चीजों का मतलब इनकॉर्पोरेट कर दिया है, कि इसका भी डिस्क्लोजर दो, उसका भी डिस्क्लोजर दो, उसका भी डिस्क्लोजर दो, ये सामान कहाँ से खरीदा, वो बिलिंग दो। अथॉरिटीज नोटिस अननेसेसरली का भेजती हैं व्यापारी के पास। अब उन नोटिसेस को आप रिजॉल्व कराने जाएंगे तो अधिकारी को अलग से आप अंडर टेबल पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है सर। उन्होंने आपको नोटिस भेजा इतने का है, अब उसको आप रिजॉल्व कराने जाइए तो उसका आपको अलग से वो बोलते हैं ये तो ये गलत किया आपने, वो गलत, उसका अलग पैसा। तो इस तरीके की चीजों को रिमूव, जीएसटी मंथली भरना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा, उस टाइम टेकिंग लगता, मुझे लगा टाइम टेकिंग से एक कंसल्टेंट भरता है, कंसल्टेंट इन सब चीजों के लिए बहुत ट्रेंड और हैबिचुअल होता है। आप लोगों की वैल्यू काफी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, है ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पहले के दौर में बिजनेस करना ज्यादा आसान था या अब? मुझे लगता है अब बिजनेस करना टफ है। तो आपको, आपकी तरफ से कोई सलाह मेरे दर्शकों को या सरकार को कि ऐसा करें तो लोग ज्यादा बिजनेस करें, ज्यादा रोजगार पैदा हो तो लोग ज्यादा उसमें? सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को टैक्स सिस्टम जी को थोड़ा सा और नॉर्मल करना, ट्रांसपेरेंट, पहली चीज। टैक्सेशन को थोड़ा सा, दुनिया भर के स्लैब हैं चीजों को, उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जो एक लेंदी प्रोसीजर है, दुनिया भर के इन्होंने डिस्क्लोजर्स मांग रखे हैं, उसको खत्म करना चाहिए ना।
तो ही जाके एक व्यापारी अच्छा व्यापार करेगा। और अगर व्यापारी व्यापार करेगा तो एक व्यापार से सिर्फ एक व्यापारी नहीं जुड़ा होता सर, एक व्यापारी से कई लोग जुड़े होते ना, तो उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ही हमारी कंट्री, हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा परिवार ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा जी। चलिए देवी और सज्जनों, धन्यवाद। ये पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।